हम छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश पढ़ रहे थे? काकतीय वंश। और काकतीय वंश में हमने देखा कि जब दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ये बात है कब की? 1309 के आसपास की, कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कौन? मलिक काफूर, है ना। इसने जब वारंगल पे आक्रमण किया तो वहां पर चालुक्य राजा था कौन? प्रताप रुद्र देव, ठीक है। इसने अपने सोने का मूर्ति बनाकर सोने के जंजीर से उसको लपेटकर कोहिनूर हीरा के साथ मलिक काफूर के सामने प्रस्तुत हुआ, और इसने चालुक्य वंश ने, जो काकतीय वंश के नाम से जाना जाएगा, इसने अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली खिलजी वंश की। लेकिन जब 1321 में दिल्ली में खिलजी वंश समाप्त होकर तुगलक वंश आया, तो इस प्रताप रुद्रदेव ने जो तुगलक वंश की अधीनता है उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तब तुगलक वंश का शासक था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसने वारंगल के क्षेत्र पे आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। वो प्रताप रुद्रदेव अपने भाई अन्नम देव के साथ जो है कुछ सेना को लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ गया, है ना, भोपालपट्टनम के क्षेत्र में आ गया, और वहां जो छोटे छोटे राजा थे उनको पराजित कर कर वहां पर एक शहर बसाया जिसका नाम रखा क्या? विजयपुर, जिसको आज हम लोग बीजापुर के नाम से जानते हैं। प्रताप रुद्रदेव वापस जाना चाहा, कहां? वारंगल, लेकिन वहां पर पूरा किसका सत्ता स्थापित हो चुका था? तुगलक वंश का सत्ता स्थापित हो गया था, और इसी सदमे से किसकी मृत्यु हो गई? आपका प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो गई। तब अन्नम देव जो है अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा भोपालपट्टनम से और बारसूर की ओर पहुंचा। तो बारसूर में किसका शासन चल रहा था? छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र देव का, और इन दोनों के बीच हुआ लड़ाई, और हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी ने बड़े ही वीरता के साथ मुकाबला किया, किसका? अन्नम देव का। लेकिन दोनों बाप बेटे हरिश्चंद्र देव और चमेली देवी दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस तरह इस अन्नम देव ने छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश को स्थापित करके किसकी स्थापना किया? काकतीय वंश की स्थापना किया 1324 में। 1324 में काकतीय वंश की स्थापना अन्नम देव के द्वारा किया गया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई किसको? मंधोता को। और अपने कुल देवी की स्मृति में संखनी डंखनी नदी के किनारे पर, है ना, दंतेवाड़ा का ग्राम तराला पर, है ना, दंतेवाड़ा का कौन सा गांव था? तराला गांव। वहां पर जो है दंतेश्वरी मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। इसने चंदेल राजकुमारी सोन कुंवर से विवाह किया था, और इनको जो लोकगीत है बस्तर के उसमें चालकी वंश राजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा बना हमीर देव। हमीर देव का वर्णन जो है उड़ीसा के इतिहास में मिलता है। और उसके बाद राजा हुआ भैरव देव, और भैरव देव की पत्नी का नाम था मेघावती, जिसका वास्तविक नाम था मेघाई अर्केचिलिन, जो कि शिकार आखेट विद्या में निपुण थी, और ये एक विशेष प्रकार की साड़ी पहनती थी जो आज भी बस्तर में मेघाई साड़ी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर है। इसके बाद राजा हुआ पुरुषोत्तम देव, और पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी मंधोता से कहां ट्रांसफर किया? बस्तर। और ये जो है पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा क्या था? भक्त था। तो ये जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने कैसे गया? गुलांडी मारते हुए गया। तब उड़ीसा के राजा ने इसको 16 पहियों का क्या दिया? रथ दिया, और साथ में दिया क्या? रथपति की उपाधि। और इसी पुरुषोत्तम देव के समय से ही बस्तर में गोचा पर्व और रथ यात्रा की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। इसके बाद राजा हुआ जयसिंह देव, और उसके बाद राजा हुआ नरसिंह देव, और उसके बाद राजा हुआ प्रताप राजदेव। और जब प्रताप राजदेव बस्तर के इस काकतीय वंश का राजा था, तो उस समय जो दक्षिण में शासन चल रहा था किसका? आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। उसी बहमनी साम्राज्य का एक भाग था जिसका नाम क्या था? गोलगुंडा। और गोलगुंडा का शासक था कौन? कुली कुतुब शाह। उसने बस्तर के राजा प्रताप राजदेव के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसको असफलता ही हाथ लगी। लेकिन जब अहमद नगर के शासक मलिक अंबर ने जयपुर के शासक के साथ संधि करके बस्तर के राजा किसके ऊपर? प्रताप राजदेव के ऊपर आक्रमण किया, तो उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उसके बाद जब राजा हुआ जगदीश राजदेव, तो फिर वही गोलगुंडा का शासक ने आक्रमण किया, लेकिन इस बार राजा कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसने आक्रमण किया, लेकिन उसको भी पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजा हुआ वीर नारायण देव, उसके बाद राजा हुआ वीर देव, और उसके बाद राजा हुआ दिगपाल देव, और दिगपाल देव के बाद राजा हुआ राजपाल देव। राजपाल देव को जो है आपका रक्षपाल देव और पुराणों में प्रण प्रताप चक्रवर्ती राजा के नाम से जाना जाता है। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था चंदेलिन और एक का नाम था बघेलिन। जो चंदेलिन थी वो बड़ी रानी थी, और उसी का बड़ा बेटा दलपत देव राजा बनने वाला था, लेकिन उसका मामा षड्यंत्र करके क्या बन गया? राजा बन गया।
तो जब दलपत देव बड़ा हुआ तो राखी के दिन राखी का नेंग लेने के लिए अपने मामा के पास गया था और उसी समय उसने चंदेल मामा का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और इस बस्तर का राजा हो गया कौन, दलपत देव। और दलपत देव के समय ही जो रतनपुर और रायपुर कलचुरी वंश था वो समाप्त होकर किसका शासन आया था, मराठाओं का शासन आया था। और मराठाओं ने बस्तर पर भी अपना सत्ता स्थापित करने के लिए 1770 में मराठा सेनापति नीलू पंत है उसने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन उसको असफलता ही हाथ लगी। लेकिन इस राजा दलपत देव ने अपनी राजधानी बस्तर से कहां ट्रांसफर कर लिया, जगदलपुर ट्रांसफर कर लिया। और ये जो दलपत देव था है ना, इसकी दो बेटे थे, एक का नाम क्या था, दरियादेव, और एक का नाम क्या था, अजमेर सिंह। लेकिन जनता किसको चाहती थी, छोटे बेटे अजमेर सिंह को, इसीलिए शासक कौन बन गया, अजमेर सिंह। कौन शासक बन गया, अजमेर सिंह। इसको राजगद्दी बस दिए थे, किसको, अजमेर सिंह को, कल जी है नहीं, और उसके बाद पार्टी दिया था तो उसमें चले गए थे। तो अब राजा हो गया कौन, अजमेर सिंह। इतना तक कल पढ़ चुके थे ना। हाँ, अजमेर सिंह को गद्दी दिए थे 1774 में और ये शासन करेगा 1777 तक। तो याद करो, कल की कहानी में मैंने बताया अजमेर सिंह क्या था, छोटा भाई था है ना, और बड़ा भाई कौन था, दरियादेव। राजा बनना था किसको, दरियादेव को। लेकिन जनता चाहती थी अजमेर सिंह को, इसलिए राजा बन गया कौन, अजमेर सिंह। बिल्कुल वो बाहुबली और भल्लाल देव के जैसे। बाहुबली जनता चाहता, इसलिए बाहुबली को राजा बना दिया जाता है, अमरेंद्र बाहुबली ऐसे करके, है नहीं, मेरा वचन ही है शासन ऐसे करके। तो वैसे ही ये राजा बन गया कौन, अजमेर सिंह। अब बड़ा भाई क्या है, दुखी है। बड़ा भाई दुखी है, परेशान है, गुस्से में है। तो जब भी भाई से आप दुखी होते हो तो सीधा पहुंचते हो दोस्त तक साथ, चल भाई गाड़ी निकाल, चलते हैं भट्टी तरफ ऐसे कर, है कि नहीं है, लड़कों का यही कहानी रहता है। तो वैसे ही ये जो अजमेर सिंह है ये गद्दी में बैठा, तो जो दरियादेव है वो भी अपने दोस्त के पास गया, और वो दोस्त था कौन, जयपुर का शासक। जयपुर का शासक, उड़ीसा का जो जयपुर है ना, हाँ, शासक, जयपुर का शासक है ना, जयपुर का शासक उसका दोस्त था है ना। जयपुर का शासक विक्रमदेव, क्या नाम था, विक्रमदेव। जयपुर का शासक विक्रमदेव, इसके पास गया कौन, दरियादेव। कौन गया है, दरियादेव है ना। दरियादेव जो है अपने दोस्त जयपुर के शासक विक्रमदेव के पास गया। अब इससे अपना दुख रो रहा है बेचारा दरियादेव कि मेरा भाई, मेरे एक राजा बनना था, मैं बड़ा हूं, लेकिन वो मोर बाप कौन ला राजा बना दी, छोटे बेटा ला, अजमेर सिंह ला राजा बना, ऐसे करके ये दुखड़ा रो रहा है। तो दोनों मिलके चल उस अजमेर सिंह को हराते हैं, ऐसा करके ये दरियादेव और कौन प्लानिंग कर रहा है, विक्रमदेव। विक्रमदेव बोला वो बस्तर के राजा हरे, अब हम दोनों जन छोटे हैं, तोर पास तो सेना तक हो नहीं है, मोर जगन तो सेना तक हो है। ये कौन बोल रहा है, विक्रमदेव। हम दोनों मिलकर उसको नहीं हरा सकते, तो कैसे करबो, बोला हराना जरूरी है भैया। तो कैसे किए, हाँ, ये बोले कि अभी हमारे ऊपर वाले इलाका में यानी कि रतनपुर रायपुर में किसकी सत्ता स्थापित हुई है, हाँ, इनसे सहायता लेते हैं। और हम तीनों मिलकर, मराठा, विक्रमदेव और दरियादेव, तीनों जने मिलकर किसको हराएंगे, अजमेर सिंह को हराएंगे, है ना। अब ये मराठाओं के साथ अंग्रेज लोग भी आ गए हैं ना, मराठाओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से कौन लोग आ गए हैं, अंग्रेज लोग भी आ गए हैं। इसकी कहानी पढ़ाऊंगा आगे। अभी इतना जान लो कि अब कितने लोग हो गए, 4 लोग। अब इन चारों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया, अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण किया। चारों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया, अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण किया। बताओ 4 जने से कोई शक पाएगा जी, हैं। वो बेचारा अजमेर सिंह जो है पराजित हो गया, उसकी सेना कमजोर हो गई, तो वो भाग गया, है ना, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। और जो वहां डोंगर क्षेत्र था, है ना, डोंगर क्षेत्र, वहां जाकर उसने शरण लिया। तो डोंगर क्षेत्र में हलवा जनजाति लोग ज्यादातर रहते थे। तो हलवा जनजाति के लोगों ने अपने राजा अजमेर सिंह को कहा कि आप फिर से प्रयास कीजिए और अपने भाई किसको हराइए, दरियादेव को हराइए, और वापस जो है बस्तर की गद्दी पर बैठिए। ऐसा हलवा जनजाति के लोगों ने कहा। तो हलवा जनजाति के लोगों के साथ जो अजमेर सिंह है उसने फिर प्रयास किया किसको हराने का, दरियादेव का। लेकिन इसमें हलवा जनजाति के लोग बहुत मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, और साथ ही मारा गया कौन, अजमेर सिंह। तो इस तरह अजमेर सिंह की कहानी खत्म हो गई 1777 में, और राजा बन गया अगला कौन, दरियादेव। अगला राजा कौन बन गया, दरियादेव। समझ में आ गया। अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता था। अजमेर सिंह को क्या कहा जाता था, क्रांति का मसीहा, क्रांति का मसीहा। तो किस राजा को
क्रांति का मसीहा कहा जाता है तो राजा कौन है? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह की कहानी समझ में आई। छोटा बेटा था, राजा बना, लेकिन बड़ा बेटा जो उसका बड़ा भाई था वो उससे दुखी था। वो अपने दोस्त जयपुर के शासक विक्रम देव के साथ, मराठाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ मिलकर अजमेर सिंह को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इसमें कौन सी जनजाति अंग्रेजों अजमेर सिंह को साथ देती है? तो कौन सी जनजाति है? हल्बा जनजाति है ना। और इस अजमेर सिंह को क्या कहा जाता है? क्रांति का मसीहा। ये जो दोनों भाई के बीच युद्ध हुआ है ना, उसमें कौन सी जनजाति भाग ले रही है? तो इसको जनजाति विद्रोह कहा गया, हल्बा विद्रोह। तो जब हम जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे तो ये कहानी मैं वापस और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी शॉर्टकट में समझ लिए कि अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें अजमेर सिंह मारा गया, और अजमेर सिंह के बाद अब राजा कौन हो गया? दरियादेव। ठीक, अब दरियादेव राजा बन गया। तो दोस्त उसको दारू पिलाया था। हाँ, अजमेर सिंह पहले, दरियादेव किसके पास गया था? विक्रमदेव के पास। हाँ, तो उस समय विक्रमदेव खर्चा किया था। अब राजा कौन बन गया है? दरियादेव। खर्चा करने लगे, है कि नहीं है? तो खर्चा करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? मीटिंग बुलाया और उसको कहा गया कोट पाट की संधि। कोट पाट की संधि। भाई जो तुम्हारा साथ दिया उसको भी तुम कुछ दोगे कि नहीं दोगे, है ना। तो सबको कुछ ना कुछ देने के लिए दरियादेव ने एक संधि बुलाया, मीटिंग बुलाया सभी का। कहां पर? कोट पाट में। कहां पर बुलाया? कोट पाट में। उसको क्या कहा गया? कोट पाट की संधि कहा गया। और ये कोट पाट की संधि हुआ था 6 अप्रैल 1778 को। 6 अप्रैल 1778 को 6 अप्रैल 1778 को कोट पाट की संधि हुई थी। एक तरफ कौन था? दरियादेव। अब ये दरियादेव किसको किसको देगा? अपने दोस्त जयपुर के शासक विक्रमदेव को देगा, है ना, मराठाओं को देगा, अंग्रेजों को कुछ न कुछ देगा। तो इस युद्ध के बाद दरियादेव ने कौन सी संधि की थी? कोट पाट की संधि। तो कोट पाट की संधि किस राजा के समय हुआ था? तो दरियादेव के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1778। आज दो चीजें जान लो कोट पाट की संधि के बारे में, कि कोट पाट की संधि किस राजा के समय हुआ था? दरियादेव के समय। और किस तारीख को हुआ था? 6 अप्रैल 1778 को। क्लियर है? एक तरफ दरियादेव था और दूसरी तरफ कौन कौन है? जयपुर का शासक विक्रमदेव। मराठाओं की ओर से आया था, मराठाओं का प्रतिनिधित्व, जिसका नाम था त्र्यंबक अवीर राव। त्र्यंबक अवीर राव ये किसके तरफ से आया था? मराठाओं की ओर से। और अंग्रेजों के ओर से आया था जॉनसन। अंग्रेजों की ओर से आया था कौन? जॉनसन। और एक उसका दोस्त है कौन? विक्रमदेव। ऐसे ये संधि हो रहा है। तो इस संधि में मेन मुख्य निभाया था किसने? मराठाओं ने। तो मराठाओं को प्रति वर्ष 59,000 टकोली देना स्वीकार किया गया। 59,000 टकोली। 59,000 टकोली मतलब 59,000 रुपए बस्तर का राजा किसको देगा? मराठाओं को देगा। ऐसा संधि हो गया किसमें? कोट पाट की संधि में। क्लियर है? समझ में आया? कोट पाट की पहले राजा बना अजमेर सिंह, बड़ा भाई उसको पराजित करके राजा बन गया। किनकी सहायता से? विक्रमदेव की सहायता से, मराठाओं की सहायता से और अंग्रेजों की सहायता से। अब जब वो राजा बना तो जिन्होंने क्या किया है? सहायता किया है, तो उनको कुछ ना कुछ देगा। इसके लिए कौन सी संधि हुई? कोट पाट की संधि हुई। कब हुआ? 6 अप्रैल 1778 को, है ना, 1778। तो कौन कौन था संधि में? तो एक तरफ कौन था? दरिया। संधि दो लोग के बीच होगा कि नहीं होगा भाई? तो एक तरफ कौन है? दरियादेव। और दूसरे तरफ कौन है? तो जयपुर का शासक विक्रमदेव है। मराठाओं की ओर से त्र्यंबक अवीर राव आया है और अंग्रेजों की तरफ से कौन आए हैं? जॉनसन आए हैं। और इस संधि में क्या तय हुआ कि 59,000 टकोली देना है किसको? मराठाओं को। 59,000 टकोली देना है किसको? मराठाओं को। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि देखो ये जो छत्तीसगढ़ देख रहे हो, इसमें ये जो बस्तर है और ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। इसका अलग इतिहास पढ़े कि नहीं पढ़े? रतनपुर कलचुरी वंश, रायपुर कलचुरी वंश। और इधर हम पढ़ रहे हैं अलग छिंदक नागवंश और कौन सा? काकती वंश। इधर के लोग इधर आके, मराठा वो नीलूपन था, है ना, वो इधर सत्ता स्थापित करने का कोशिश किया, लेकिन कर पाया क्या? नहीं। लेकिन ये कोट पाट की संधि थी राजा दरियादेव के समय कि अब छत्तीसगढ़ पर बस्तर पर पूरा नियंत्रण ऊपर किससे हो गया है? छत्तीसगढ़ से हो गया। यानी यही वो समय था जब बस्तर जो है किसके अधीन हुआ? छत्तीसगढ़ के अधीन हुआ। यानी कि ये बस्तर जो है मराठाओं के
भाई आप किसी को टैक्स दे रहे हो मतलब अधीनता स्वीकार कर रहे हो, तभी तो क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, है ना। तो यहां पर दरियादेव किसको टैक्स देगा, मराठाओं को टैक्स देगा, यानी मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी समय से ये बस्तर जो है किसका अंग बना, छत्तीसगढ़ का अंग बना। नहीं तो बस्तर अलग था और छत्तीसगढ़ क्या था, अलग था। लेकिन अब बस्तर के लोग जो है छत्तीसगढ़ के मराठा राजाओं को टैक्स देंगे, इसलिए बस्तर जो है इसी समय से किसका अंग माना जाता है, छत्तीसगढ़ का अंग माना जाता है। क्लियर है। और इसी राजा दरियादेव के समय 1795 में एक घटना घटी, है ना, जिसको भोपालपट्टनम संघर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोपालपट्टनम संघर्ष, भोपालपट्टनम संघर्ष। ये कहानी को यहीं पे अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं कि भोपालपट्टनम संघर्ष क्या था, ये मैं बाद में बताऊंगा जब आप जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे। अभी याद रखेंगे कि भोपालपट्टनम संघर्ष किस राजा के समय हुआ था, दरियादेव के समय हुआ था। क्लियर है। अब ये दरियादेव का शासन खत्म हुआ, अब इसका बेटा राजा बनेगा जिसका नाम होगा क्या, महिपाल देव। तो दरियादेव की कहानी समझ में आई। दरियादेव की कहानी सिर्फ इतनी है कि उसने कौन सी संधि की थी, कोटपाट की संधि। कब की थी, 6 अप्रैल 1778। कौन कौन आया था संधि में, जयपुर का शासक विक्रमदेव अंग्रेजों की ओर से, त्र्यंबक अवीरराव, और अंग्रेजों की ओर से कौन था, जॉनसन। और इस संधि में मराठाओं को कितना टकोली देना स्वीकार किया गया, 59,000 टकोली देना स्वीकार किया गया। ठीक है। अब अगला राजा बन गया इसका बेटा जिसका नाम क्या था, महिपाल देव। और महिपाल देव ने क्या किया कि जो मराठाओं को 59,000 टकोली देना था उसको बंद कर दिया। संधि मोर बाप कर रही से, है नहीं, मुर्दादा कर रही, मुर्दादा मर गए, जा ले स्वर्ग से, ऐसा करके मराठाओं को इसने टकोली देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। मराठा हो गए गुस्सा, है नहीं, कि इसके जो पिताजी राजा थे यानी कि दरियादेव थे, वो प्रति वर्ष कितना भिजवाते थे, 59,000, है ना, 59,000 टकोली भेजाते थे। और ये महिपाल देव जो है वो टकोली नहीं भेजा रहे, तो अपने सेनापति, है ना, अपने सेनापति जिसका नाम था रामचंद्र बाग, क्या नाम था, रामचंद्र बाग, रामचंद्र बाग, इसको भेजा, जा तो बेटा खबर लेके आ किसका, महिपाल देव का। तो मराठाओं का सेनापति रामचंद्र बाग ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, महिपाल देव के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस महिपाल देव ने 1800 से लेकर 1842 तक शासन किया, है ना। तो अब महिपाल देव के ऊपर क्यों आक्रमण हो रहा है, क्योंकि इसने टकोली देना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो भाई जो जिसको आप टैक्स दे रहे थे, जैसे आप हर साल भारत सरकार को टैक्स दे रहे हो, ठीक है, आप मत देना 4-5 साल, तो आपके पास कौन आएगा, पुलिस वाला नोटिस लेके आएगा, है कि नहीं, क्यों नहीं दे रहे हो ऐसे करके। तो उस समय ऐसा नहीं था, सीधा मराठा के सेनापति रामचंद्र बाग ने किसके ऊपर आक्रमण किया, महिपाल देव के ऊपर आक्रमण किया, उसको पराजित किया और बोला देवे कि नहीं दे साहब, हाओ भैया दूं। अब ये महिपाल देव वापस जो है मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर लिया, है ना, मराठाओं की अधीनता को क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। जो नहीं दे रहा था अब टैक्स देना क्या हो गया, स्वीकार कर लिया। लेकिन क्यों स्वीकार किया, क्योंकि रामचंद्र बाग उसके ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था और उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो ये जो है रामचंद्र बाग बोलेगा अतेक दूर आओ, थके हो तो टकोली लेबर थोड़े आओ, और कुछ देवे। तो ये मराठाओं ने इस महिपाल देव से जुर्माने के रूप में क्या ले लिया, सिहावा परगना ले लिया। सिहावा परगना जो किसके अंडर में आता था, बस्तर के अंडर में आता था। अब वो सिहावा परगना किसके अंदर में आने लगा, मराठाओं के अंतर्गत आने लगा, है ना। तो महिपाल देव ने टैक्स देना बंद किया। जो मराठाओं का सेनापति था रामचंद्र बाग, उसने उसको पराजित किया, उसने अधीनता को स्वीकार किया, है ना, कि मैं मराठाओं के अधीन रहूंगा, प्रतिवर्ष टकोली भेजाऊंगा। और मराठाओं ने बदले में क्या ले लिया, सिहावा परगना जुर्माने के रूप में और ले लिया। क्लियर है। तो जहां 59,000 जा रहा था वो वापस जा रहा है, और प्लस ये सिहावा परगना भी क्या हो गया, और चला गया। क्लियर है। इसी राजा के समय, महिपाल देव के समय, जो मराठा शासक था, जो मराठाओं की सत्ता थी वो चली गई, मराठाओं की सत्ता चली गई और अंग्रेजों की सत्ता आ गई। इसी के लास्ट में जब ये शासन कर रहा था, तो इसी के समय ही मराठाओं का शासन चला गया, और मराठाओं के शासन के जगह में किसका आ गया, अंग्रेज। लेकिन डायरेक्ट नहीं आया, मराठाओं का जो राजा था वो बच्चा था, है ना, तो उसको राजगद्दी में बैठा के शासन कौन कर रहा है, अंग्रेज। यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए थे, कैसे आए थे, अप्रत्यक्ष रूप से आए थे। तो अप्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन में, अप्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन में पहला राजा कौन था बोलेगा तो कौन है, महिपाल देव। अप्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन में बस्तर का पहला शासक, है ना, अप्रत्यक्ष मराठा काल में,
अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में पहला बस्तर का शासक पूछेगा तो कौन है? महिपाल देव। या आपको क्वेश्चन आएगा कि बस्तर के किस राजा के समय छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार लागू हुआ था? कौन सा राजा था? महिपाल देव। क्लियर है ना? इस समय जो है रघुजी तृतीय नाम का एक राजा होगा मराठाओं का, जब मराठा पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा। वो बच्चा था, है ना, उसके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जो रघुजी तृतीय है उसको गद्दी दे दिया जाता है। अब बच्चा थोड़ी पूरा साम्राज्य को चला लेगा गई, तो अंग्रेज लोग ये बोलते हैं कि ये राजा रहेगा और ये जब तक वयस्क मतलब सत्ता संभालने के लिए लायक नहीं होगा तब तक जो है पूरा मराठा साम्राज्य को कौन संभालेगा? अंग्रेज संभालेगा, ऐसा करके। तो ये नागपुर की घटना थी। और नागपुर किस, मराठा लोग कहां से आएंगे? नागपुर से आएंगे छत्तीसगढ़ में। अभी मराठा साम्राज्य में पूरा कहानी समझ में आएगा। देखो, नागपुर में मेन मराठा साम्राज्य होगा। याद करो, नागपुर का शासक था रघुजी प्रथम, जिसका सेनापति था कौन? भास्कर पंत, है ना। उसने कलचुरी राजा किसको हराया था? रघुनाथ सिंह को। तो नागपुर के ही मराठा लोग कहाँ आए? रतनपुर में आए। और रतनपुर के ही मराठा फिर कहाँ गए? रायपुर गए। और रायपुर रतनपुर से मराठा कहाँ गए? बस्तर। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? यानी मराठा साम्राज्य यहाँ चेंज होगा तो ये सब चेंज होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर मराठा लोग जो है, मराठा लोग किसके अंतर्गत आ गए? अंग्रेज। मराठा जो है लेकिन शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज। तो यहां जब शासन अंग्रेज का चल रहा है तो यहां भी शासन अंग्रेज का, यहां भी, और यहां भी चलेगा किसका? अंग्रेज का। तो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में पहला बस्तर का शासक कौन था? महिपाल देव। कौन था? महिपाल देव। और इसी महिपाल देव के समय हुआ था कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? परलकोट विद्रोह। परलकोट का विद्रोह। ठीक है, तो परलकोट का विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? महिपाल देव के समय हुआ था। ये परलकोट विद्रोह क्या है? एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? जनजाति विद्रोह। अभी देखो 3 ठो पढ़ा डाला। एक हलवा जनजाति विद्रोह, अजमेर सिंह और दरियादेव वाला। उसके बाद पढ़ाया भोपालपट्टनम संघर्ष। और ये तीसरा पढ़ा रहा हूं, कौन सा? परलकोट विद्रोह। सिर्फ अभी नाम याद रखो, पूरा कहानी अलग से पढ़ेंगे जब जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे। हलवा विद्रोह की कहानी, भोपालपट्टनम संघर्ष की कहानी और परलकोट विद्रोह की कहानी। यहां याद रखना कि परलकोट विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? महिपाल देव के समय हुआ था। क्लियर है? महिपाल देव के बाद उसका बेटा भूपाल देव राजा बना। महिपाल देव के बाद उसका बेटा राजा बनेगा जिसका नाम क्या है? भूपाल देव, है ना। ये बनेगा राजा कब से? 1742 से लेकर 1742 से 1842 से 1853। 1842 से 1853 राजा बन गया कौन? भूपाल देव। राजा बन गया कौन? भूपाल देव। ठीक है, तो भूपाल देव जब राजा था तो बस्तर में एक प्रथा चलती थी, है ना, नर बलि प्रथा। क्या बलि? नर बलि प्रथा, है नहीं? आप लोग देखे होंगे आपके आसपास में बलि दिया जाता है, लेकिन किसका? जानवरों का। और मैं क्या बोल रहा हूँ? नर बलि। यानी बस्तर के लोग जो है बच्चा पैदा करते थे सिर्फ इसलिए, बलि देने के लिए। अपना बेटा और बेटी को जैसे काटते हो ना मुर्गा बकरा को, वैसे अपने बेटे को काटते थे। सोच के देखो कितना निर्दयी रहे होंगे। इसलिए काटते थे कि नर बलि हम लोग देंगे, देवी को अर्पित करेंगे अपना बेटा बेटी, तो हमारा विकास होगा, है नहीं, हमारे घर में समृद्धि आएगी। ऐसा करके अगर बलि देने समृद्धि आती तो अमेरिका से ज़्यादा डेवलप हमारा बस्तर होता। होता कि नहीं होता? भारी बलि दिए कि नहीं दिए हैं, है नहीं? आया क्या रे? विकास, डेवलप। आज भी घर जो है वैसी का वैसी है। ये सब जो है कुप्रथा जो है बस्तर में चल रही थी। नरबली प्रथा जो है बस्तर में चल रहा था। अब बस्तर में अंग्रेजों का आना जाना होगा कि नहीं होगा? अप्रत्यक्ष शासन आ गया ना, महिपाल देव के समय अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन आ गया है। यानी बस्तर का खबर जो है वो अंग्रेजों को मिलेगा। अभी तक कोई अंग्रेज बस्तर नहीं गया है ना, बस्तर में आना जाना अभी किसी अंग्रेज का नहीं हुआ है। वो पहला अंग्रेज 1856 में जाएगा, है ना। पहला अंग्रेज बस्तर में कब जाएगा? 1856। लेकिन अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन जो है मराठाओं का आ गया है, और मराठाओं का शासन या हस्तक्षेप कहाँ है? बस्तर में है। तो बस्तर का खबर अंग्रेजों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अंग्रेजों को मिला कि बस्तर में क्या चलता है? नरबली चलता है। और इसी नरबली का आधार पर भूपाल देव के ऊपर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। तो नरबली के कारण किस राजा पर वो चला है मुकदमा या अभियोग?
तो वो कौन सा राजा है? भूपाल देव। कौन सा राजा है? भूपाल देव। और इसी नरबली के विरोध में एक विद्रोह होगा जिसका नाम क्या है? मेरिया विद्रोह। एक विद्रोह होगा जिसका नाम क्या है? मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? तो भूपाल देव के समय हुआ था। क्लियर है? तो भूपाल देव के समय आपको दो ही चीजें याद रखना है कि भूपाल देव वह राजा है जिसके नरबली प्रथा का आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया था, और इसी के समय हुआ था कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। आगे बढ़े, इसके बाद राजा बना भैरम देव। भैरम देव, ठीक है, 1853 से 1881 के आसपास तक शासन करेगा। 1853 से 1891, 1881 से 1891 तक शासन रहेगा किसका? भैरम देव का। ठीक, भैरम देव जब शासक था तब 1853 है, 1854 सन आया कौन सा? 1854। जो मराठाओं का राजा था, नागपुर में बताया ना, रघुजी तृतीय छोटा बच्चा था, वो बड़ा हो गया, सत्ता संभालने भी लग गया, और निसंतान उसकी मृत्यु भी हो गई। बिना संतान की उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1854 में हमारे भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का एक नीति चलता था जिसका नाम क्या था? हड़प नीति, है ना। हड़प नीति जानते हो ना? जिस राजा का कोई बाल बच्चा नहीं, उसका एक ही बच्चा होगा, वो लॉर्ड डलहौजी होगा करके पूरा संपत्ति को हड़प लेता था कौन? लॉर्ड डलहौजी। ये हड़प नीति था लॉर्ड डलहौजी का, कि जिस भी राजा का बिना बेटे का क्या होता था? मृत्यु होता था, उसके सारे संपत्ति को कहां मिला लेता था? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो जो नागपुर में मराठा लोग थे, मराठा राजा था रघुजी तृतीय, उसकी मृत्यु कैसी हो गई? निसंतान हो गई। तो नागपुर का जो मराठा साम्राज्य है वो सारा किस में चला जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में। नागपुर गया तो छत्तीसगढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा, और छत्तीसगढ़ गया तो बस्तर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। तो यही राजा भैरम देव के समय 1854 में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन क्या हुआ? लागू हुआ। 1854 में क्या लागू हुआ? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में बस्तर का पहला राजा कौन होगा? भैरम देव। दोनों अच्छे से याद रखना। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में पहला राजा कौन हुआ था? महिपाल देव। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में बस्तर का पहला राजा कौन हुआ था? महिपाल देव। और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में बस्तर का पहला राजा कौन होगा? भैरम देव, है ना। प्रथम काकती राजा या बस्तर का पहला राजा कौन होगा? भैरम देव। किस काल में? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल में। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, दोनों को अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन घुमा के देता है। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में पहला राजा कौन होगा बस्तर का? महिपाल देव। और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल में बस्तर का या काकती वंश का राजा कौन होगा? भैरम देव। क्लियर है? अब जो है 1854 में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल जब लागू हुआ, तब पहला अंग्रेज 1856 में, जिसका नाम था चार्ल्स सी इलियट। क्या नाम था? चार्ल्स सी इलियट। इडियट नहीं रे, इलियट। क्या नाम था? इलियट। अंग्रेज है करके इडियट नहीं बोलना है। चार्ल्स सी इलियट, ये छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर है, और यही पहला अंग्रेज हुआ जिसने बस्तर पे क्या रखा था? कदम रखा था। तो बस्तर पर प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज कौन था बोलेगा? चार्ल्स सी इलियट। कब प्रवेश किया? 1856 में। किस राजा के समय? भैरम देव के समय। किसके समय? भैरम देव के समय। क्लियर है? अब ये जो भैरम देव है, इसके समय जनता का दो विद्रोह हुआ था। इसके समय जनता का दो विद्रोह हुआ था। एक का नाम था है ना तारापुर विद्रोह। एक का नाम क्या था? तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह। और एक था मुरिया विद्रोह। एक क्या था? मुरिया विद्रोह। ये जनता के द्वारा हुआ था, इसके शासनकाल। ये दोनों विद्रोह की कहानी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी याद रखेंगे कि जो राजा था भैरम देव, उसके समय दो विद्रोह हुआ। एक कौन सा? तारापुर विद्रोह। और एक कौन सा हुआ? है ना आपका मुरिया विद्रोह। इसके अलावा इसकी पत्नी थी जिसका नाम था जुगराज कुंवर। जुगराज कुंवर, ठीक है, जुगराज कुंवर। इसकी ना दो पत्नियां थी, एक का नाम जुगराज कुंवर और एक और पत्नियां थी। और अंग्रेज लोग जो हैं, हिंदू मुस्लिम भेदभाव को मिटाने के लिए इस राजा का विवाह, है ना, एक मुस्लिम महिला, है ना, मुस्लिम महिला जिसका नाम था नवाबाई। मुस्लिम महिला का नाम क्या था? नवाबाई। इससे कराना चाहते थे।
और इसका अफेयर भी था राजा का किसके साथ, नवाबाई के साथ। तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि इसका क्या हो जाए, विवाह हो जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखे ऐसे करके। लेकिन उस समय ये प्रचलन था कि 2 विवाह कर सकते हो, इसलिए जितना राजा पढ़े हो सबकी 2 पत्नियां दिख रही थी। 3 पत्नियां दिखी क्या, नहीं। उस समय बस्तर में प्रचलन था कि 2 विवाह कर सकते हो, 2 पत्नियां रख सकते हो, तीसरी रखना अपराध है, पाप है, ऐसा माना जाता। और ये जो है क्या कर रहा था, तीसरा विवाह कर रहा था किससे, नवाबाई से। तब इसकी पत्नी जो है जुग राजकुंवर, ये सीधा अपने पति यानी किसके खिलाफ, राजा भैरम देव के खिलाफ जो है विद्रोह कर ली। इसीलिए इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी का नाम क्या है, जुग राजकुंवर, और इन्हीं को जाना जाता है रानी चोरिस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है। तो रानी चोरिस जिसका ओरिजिनल नाम जुग राजकुंवर है, यही छत्तीसगढ़ की क्या है, पहली विद्रोहिणी है, क्योंकि इसने राजा भैरम देव के समय क्या किया था, विद्रोह किया था। क्लियर है। तो ये है राजा किसकी कहानी, भैरम देव की कहानी। भैरम देव के बाद इसका बेटा जिसका नाम क्या था, रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव ये राजा बना। और रुद्र प्रताप देव जो है अंग्रेजों के साथ पढ़ा लिखा था, राजकुमार कॉलेज में इसका पढ़ाई हुआ था। तो राजकुमार कॉलेज में कौन लोग पढ़ते थे, राजाओं के बेटा और बेटी लोग और अंग्रेज लोग पढ़ते थे। यानी ये राजा का बेटा था, राजकुमार कॉलेज में पढ़ने गया, तो इसका दोस्ती यारी किससे होगा, अंग्रेजों से होगा। तो ये जो है अंग्रेजों का पक्षधर था। ये किसका पक्षधर था, अंग्रेजों का पक्षधर था। ये भैरम देव सॉरी रुद्र प्रताप देव किसका पक्षधर था, अंग्रेजों का पक्षधर था, अंग्रेजों का साथ देता था। तो इसने जब अंग्रेजों का एक यूरोपीय युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, यूरोपीय युद्ध, यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। रुद्र प्रताप देव ने अंग्रेजों का साथ दिया था किस युद्ध में, यूरोपीय युद्ध में। और यूरोपीय युद्ध जब अंग्रेज जीतकर आए तो साथ देने वाले रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलेम, सेंट ऑफ जेरूसलेम, जेरूसलेम की क्या दिया, उपाधि। तो सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि किस राजा को मिला है बोलेगा तो किस राजा को मिला है, रुद्र प्रताप देव को। क्यों मिला है, क्योंकि उसने यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था। क्लियर है। ये उपाधि है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ भारत रत्न, पद्म भूषण ऐसा उपाधि मिलता है ना, तो वैसी एक उपाधि है अंग्रेजों ने दिया था राजा किसको, रुद्र प्रताप देव को, जिसका नाम क्या है, सेंट ऑफ जेरूसलेम। और यही वो राजा है जिसने जगदलपुर को चौराहों का शहर बसाया है, चौराहों का शहर। तो चौराहों का शहर के रूप में जगदलपुर को बसाने वाला राजा कौन है, रुद्र प्रताप देव। जगदलपुर जाओगे तो देखना ऐसा दिखेगा आपको, ये सड़क जा रहा है, इधर ऐसे जाएगा, फिर इधर ऐसे जाएगा, फिर इधर ऐसे जाए, कहीं भी आपको ऐसा ऐसा नहीं दिखेगा। पूरा ऐसे जगह जगह क्या दिखेगा, चौराहा दिखेगा, जगह जगह क्या दिखेगा, चौराहा। तो जगदलपुर में ऐसा पूरा चौराहा के रूप में बसाने वाला राजा कौन था, रुद्र प्रताप देव। कौन था राजा, रुद्र प्रताप देव। इसीलिए जगदलपुर को क्या कहा जाता है, चौराहों का शहर। क्या कहा जाता है, चौराहों का शहर कहा जाता है। और इसी राजा रुद्र प्रताप देव के समय हुआ था भूमकाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह। तो राजा रुद्र प्रताप देव के समय कौन सा विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह। और इसके अलावा इसी राजा रुद्र प्रताप देव के समय चलता था घैंटी पोनी की प्रथा, घैंटी पोनी की प्रथा, घैंटी पोनी की प्रथा। इसमें स्त्रियों को बेच दिया जाता था। इस जो प्रथा है इसमें स्त्रियों को क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। जैसे किसी पुरुष का अपनी स्त्री के साथ नहीं जम रहा है तो वो राजा को अपनी स्त्री को जाके क्या कर देता था, बेच देता था। उस स्त्री को फिर और बेच दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था, घैंटी पोनी की प्रथा। ये किस राजा के समय चल रहा था, रुद्र प्रताप देव के समय चल रहा था। और रुद्र प्रताप देव का कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी जिसका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी। एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो बेटा नहीं है तो सत्ता किसको मिलता है, पूरा बेटी को। तो रुद्र प्रताप देव के बाद बस्तर के काकती वंश का सत्ता पे बैठी कौन, प्रफुल्ल कुमारी देवी। और यही बन गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका कौन है, रुद्र, है ना, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। (1921 से 1936 तक शासन रहा और यही छत्तीसगढ़ की क्या है,
प्रथम महिला शासिका। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, और इसका शादी हुआ, उसका भी नाम क्या है? प्रफुल्ल कुमार भंजदेव। बढ़िया है ना, प्रफुल्ल कुमार भंजदेव। टेंशन नहीं है, पति का नाम नहीं लेना है कहा थे, हम लेते नहीं है, अपने से नाम लबाता थे। प्रफुल्ल ऐसे की है नहीं। प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह किसका हुआ? मयूरभंज के राजकुमार, मयूरभंज उड़ीसा के क्षेत्र में है जगह मयूरभंज, वहां के राजकुमार प्रफुल्ल चंद भंजदेव से इसका क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है, प्रफुल्ल चंद भंजदेव से इसका विवाह हुआ। और ये जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है, ये अच्छे से बस्तर का शासन चला रही थी, लेकिन 1936 में इनको एक बीमारी हो गई जिसका नाम था अपेंडिसाइटिस। क्या बीमारी थी? अपेंडिसाइटिस की बीमारी थी। उसका इलाज कराने के लिए लंदन गई, और लंदन में ही 1936 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। तो जो पहली महिला शासिका थी उसकी मृत्यु कहाँ हुई है? लंदन में हुई है, जिसका नाम क्या था? प्रफुल्ल कुमारी देवी। और इसके पति का नाम क्या था? प्रफुल्ल कुमार भंजदेव। और इन दोनों का बेटा हुआ जिसका नाम था प्रवीर चंद भंजदेव। क्या नाम था? प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव। और इसी के समय सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत को क्या मिला? आज़ादी मिला। और 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को जो बस्तर रियासत है वो किस में शामिल हो गया? भारत में शामिल हो गया। याद रखना, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन जितने रियासत थे उसमें छुईकदान भी शामिल था, वो भारत का हिस्सा नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद जरूर हुए थे, किससे? अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों ने जितना रियासत था वो किसको दे दिया था? राजाओं को दे दिया था, है ना। तो 15 अगस्त 1948 को जो हमारा छुईकदान क्षेत्र है ना, ये भारत का हिस्सा नहीं था। ये इस पर सत्ता किसका था? राजवंश का सत्ता था। और उस समय राजा थे क्या नाम था? ऋतुपर्ण किशोर दास वैष्णव का। यानी 15 अगस्त 1947 को छुईकदान में भारत की सत्ता नहीं, राजा ऋतुपर्ण किशोर दास की सत्ता स्थापित थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? ये ठाना था कि जितना रियासत है उसको कहाँ मिलाना है? भारत में मिलाना है। तब दिसंबर 1947 नागपुर में मीटिंग हुआ, बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों का। और वहाँ ये तय हुआ कि जितने भी रियासत हैं वो कहाँ शामिल होंगे? भारत में शामिल होंगे। सब ने हस्ताक्षर किया। तब 1 जनवरी 1948 को छुईकदान बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के सारे रियासत का विलय कहाँ हुआ? भारत में हुआ। यानी 15 अगस्त 1947 से 1 जनवरी 1948 तक जो छुईकदान है और जितने भी रियासत हैं उस पर किसकी सत्ता थी? राजाओं की सत्ता थी। 1 जनवरी 1948 से बस्तर छुईकदान सहित सभी रियासतें किसमें शामिल हुई? भारत में शामिल हुई। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा हूं? 1948 कि 1948 जो अंग्रेज लोग चले गए तो अंग्रेज लोगों ने बस्तर का सत्ता किसको सौंप दिया? प्रवीर चंद भंजदेव को। अब 1948 में अब बस्तर रियासत किस में शामिल हो गया? भारत में। और भारत में शामिल हो गए तो भारत कैसा देश बन रहा था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक देश बन रहा था, जिसमें राजतंत्र को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो राजतंत्र खत्म तो पूरा रियासत का राजा खत्म। भला अभी भी राजा लोग हैं अपना वो पर्सनल, एक राजा के बाद दूसरा राजा ऐसा बनाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ ही छुईकदान में देख लो, अभी गिरिराज भैया क्या है? राजा है कि नहीं है भाई? लेकिन वो अपने महल तक ही राजा है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का अंग है। और भारत कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक देश है। तो यहाँ 1 जनवरी 1948 को बस्तर जो है भारत में शामिल हो गया तो राजतंत्र खत्म हो गया। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? काकतीय वंश का अंतिम शासक। क्या माना जाता है? काकतीय वंश का अंतिम शासक। तो काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रवीर चंद भंजदेव, है ना। और 1956 में गोलीकांड में इसकी भी मृत्यु हो गई। 1956 में गोलीकांड में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। गोलीकांड में इसकी मृत्यु हो गई। हुआ यह था कि ये बस्तर का राजा था, तो बस्तर के राजा के पास कौन सी सेना रहती थी? बस्तर की सेना के बाद वो धनुष बाण वाला सेना, ठीक है। अब तुम किसका हिस्सा बन गए हो? भारत का हिस्सा बन गए हो। तो भारत का हिस्सा बन गया है मतलब तुम भारत सरकार के विरुद्ध सेना नहीं रख सकते।
भारत सरकार के विरुद्ध सेना रख सकते हो क्या? नहीं, अभी तुम अपना सेना नहीं रख सकते हो। नहीं तो मेरे पास पैसा है करके ऐसे अंबानी पूरा सेना नहीं बना लेता, नहीं, वो 4 ठो बॉडीगार्ड बस रखता है। तो अपना सेना नहीं बना सकता, किसके विरुद्ध में? भारत सरकार के विरुद्ध में, या भारत सरकार से परे तुम अपने सेना नहीं रख सकते। लेकिन इस राजा ने, प्रवीर चंद भंजदेव ने अपना क्या रखा था? सेना रखा था, और उसी सेना के रखने के कारण इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। इसको चारों तरफ से घेरा गया भारतीय सेना के द्वारा महल में, और उसी गोलीकांड में इस प्रवीर चंद भंजदेव की मृत्यु हो गई कब? 1956 में। क्लियर है? तो 1956 में प्रवीर चंद भंजदेव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गोलीकांड में इनकी मृत्यु हो गया 1956। लेकिन आज भी इसके वंशज जिंदा है। प्रवीर चंद भंजदेव का बेटा हुआ विजय चंद भंजदेव, विजय चंद भंजदेव, है ना। विजय चंद भंजदेव का बेटा हुआ जिसका नाम था भरत चंद भंजदेव, भरत चंद भंजदेव। ठीक है, और इसका बेटा है कौन? कमल चंद भंजदेव। ये बीजेपी का एक नेता है, बस्तर क्षेत्र का बहुत बड़ा, आज भी जिंदा है। कौन से वंशज? काकती वंश के वंशज, जिसके हमने स्थापना किया कब? 1324 में, और आज चल रहा है 2024-25। इतना साल चला है कौन सा वंश? काकती वंश। तो ये था बस्तर क्षेत्र पे शासन करने वाला काकती वंश। अब इस काकती वंश के दौरान हमने देखा कि कुछ जनजाति विद्रोह हुए हैं, जैसे हलवा विद्रोह, भोपालपट्टनम संघर्ष, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, परलकोट विद्रोह। तो इन सब विद्रोह को हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। आज के लिए इतना ही।